दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला, जिसने प्रेम में धोखा खाई, युद्ध में मिली पराजय का स्वाद चखा और अंत में मौत की आगोश में खामोशी से समा गई। बावजूद इसके वह इतिहास में एक मिसाल बन चुकी है, हौसले और दिलेरी की मिसाल। लोग आज आदर और अदब से नाम लेते हैं। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रजिया सुल्तान थी। आज के अंजुमन में हम दस्ताने राजिया सुल्तान लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जहां तख्त है, तलवार है और प्रेम की त्रिकोण की अनंत गाथा भी है। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। सवाल यह कि क्या सच में प्रेम ने रजिया सुल्तान को तबाह कर दिया या फिर यह सब एक सुनियोजित साजिश थी। आइए चलते हैं 800 साल पीछे, जब दिल्ली की गलियों में एक औरत के हुकूमत की गूंज सुनाई देने लगा था। इतिहास ने देखा अपना सबसे रोमांचक मोड़। बात एक रात की है, एक ऐसी रात जहां सब कुछ बदल गया। तारीख 14 अक्टूबर, साल था 1240। जगह था कैथल का मैदान। वह एक भयानक रात थी जब इतिहास में एक दुखद अध्याय जुड़ने वाला था। कहते हैं कि रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान का सफर अपने दुखद अंत के पड़ाव पर अंतिम मुकाम पर खड़ा था। इस वीरान मैदान में पसरी खामोशी एक युग के अंत की तस्दीक कर रही थी। सवाल यह कि आखिर ये कैसे एक शक्तिशाली महिला, शासक जिसने 4 साल तक पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, इस तरह अकेली और बेसहारा होकर मौत के आगोश में समा गई। इस सवाल का जवाब छुपा है 1236 की तारीख में, जहां से यह कहानी शुरू होती है। यह वह तारीख है जब रजिया सुल्तान का दिल्ली की गद्दी पर आमद होता है। कहानी की सिरा को जोड़ने से पहले रजिया के जीवन को समझ लेना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। कहानी की सिरा को जोड़ने से पहले रजिया के जीवन को समझ लेना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। एक बेटी जिसमें इतिहास को बदल देने का मादा था। इस कहानी की शुरुआत होती है बदायूं से। वह साल था 1205 ईस्वी का। बदायूं में 1205 में रजिया का जन्म होता है। रजिया के पिता का नाम था इल्तुमस। इल्तुमस ने रजिया को यह शिक्षा दिया जो उस जमाने में लड़कों को भी नसीब नहीं होता था। बचपन में ही रजिया ने तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर लिया था। वो राजनीति की बारीकियों को बचपन से ही समझने लगी थी। कहते हैं कि वर्ष 1231-32 में जब इल्तुमस ग्वालियर अभियान पर गया तो उसने रजिया को दिल्ली का कामकाज संभालने का जिम्मा दे दिया। इस दौरान रजिया ने जो प्रशासनिक कुशलता दिखाई, उससे प्रभावित होकर इल्तुमस ने जल्दी ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रजिया सुल्तान के जीवन का यह टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। यहीं से रजिया सुल्तान के जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। कहते हैं कि 30 अप्रैल 1236 को इल्तुमस की मृत्यु हो गई। तुर्की के सरदारों ने उसकी वसीयत को नजरअंदाज करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान की अकुशलता से परेशान होने लगी थी। इस मौके का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान ने जनता के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह करीब 6 महीने तक चला। इसके बाद रजिया सुल्तान को गद्दी नशीन कर दिया गया, यानी सत्ता पर अब रजिया सुल्तान का कब्जा हो चुका था। 10 नवंबर 1236 रजिया ने जलालुद्दीन रजिया के नाम से गद्दी संभाला। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया और रजिया से रजिया सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी खूबी थी कि राजनीति की समझ।
उसने गद्दी संभालते ही 40 गुलाम यानी चालागानी की शक्ति को कुचलकर अपने ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल ये चालागानी शक्तिशाली तुर्की सरदारों का एक समूह हुआ करता था जो सुल्तानों को कठपुतली बनाकर रखता था। रजिया सुल्तान ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने वफादारों की नियुक्ति करके सत्ता को अपने अधीन कर लिया। रजिया सुल्तान ने अपनी प्रशासनिक कौशल से साम्राज्य को सुरक्षित बना लिया। भ्रष्टाचार पर लगाम कस दिए गए और न्याय व्यवस्था को भी मजबूत बना दिया गया। रजिया सुल्तान ने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके बता दिया कि वह अपने साम्राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाने को उत्सुक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि रजिया सुल्तान ने अपने दौर के पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह पोशाक धारण कर लिया। वह युद्ध के मैदान में खुद ही सेना का नेतृत्व करने लगी। अब कहानी में एंट्री होता है जमालुद्दीन याकूत की। रजिया सुल्तान की जिंदगी का यह भी एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने रजिया सुल्तान के पतन की नींव रख दी। जमालुद्दीन याकूत एक हबशी गुलाम था। रजिया सुल्तान ने उसको अमीरे आखूर यानी शाही अस्तबल का मुखिया बना दिया। पहले यह पद तुर्की के सरदारों के लिए सुरक्षित माना जाता था। रजिया सुल्तान ने इस परंपरा को तोड़ते हुए जमालुद्दीन याकूत को यह जिम्मेदारी दे दी। यहीं से रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी शुरू होती है। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। रजिया सुल्तान और याकूत के बीच प्रेम संबंध था या नहीं, इस संबंध में ठीक ठीक जानकारी का अभाव रहा है। कुछ का कहना है कि जब रजिया सुल्तान घोड़े पर चढ़ती थी तो याकूत उसे सहारा देता था। उस जमाने में इसको गलत नजरिए से देखा गया। हालांकि यहीं से प्रेम संबंधों की एक कहानी बनने लगी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इसको रजिया सुल्तान के चरित्र का हनन करने का प्रयास मानते। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस संबंध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। यह मोड़ है अल्तुनिया का। अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था। वह रजिया को उसके बचपन से जानता था। कह सकते हैं कि वह बचपन का मित्र था। कुछ इतिहासकार अल्तुनिया को रजिया के बचपन का प्रेमी भी बताते हैं। हालांकि इस संबंध में भी ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी के मुताबिक रजिया सुल्तान से खार खाए तुर्की के कुछ सरदारों ने एक साजिश रची। उन्होंने अल्तुनिया के कान भरने शुरू कर दिए। अल्तुनिया को बताया गया कि रजिया सुल्तान का याकूत के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। यह बात अल्तुनिया को हॉट कर गया। अल्तुनिया बदले की आग में जलने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि अल्तुनिया ने 1240 में रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की बिगुल फूंक दिया। बात सैनिक संघर्ष तक पहुंच गई। कहते हैं कि अप्रैल 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की सैनिक आमने सामने आकर खड़ा हो गए। दोनों सेना के बीच घनघोर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में याकूत मारा गया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के एक किले में कैद कर लिया। कहा जाता है कि इसके बाद कहानी में एक और नया मोड़ आता है। वह ये कि कैद के दौरान रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच फिर से प्रेम पनपने लगा। कहा तो यह भी जाता है कि अगस्त 1240 में दोनों ने यानी रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। इधर मौका मिलते ही
रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। रजिया सुल्तान को जब इसकी भनक लगी तो उसने अक्टूबर 1240 में अल्तूनिया की मदद से दिल्ली पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में खोखर, जाट और राजपूत सैनिक रजिया सुल्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन ये सभी बहराम शाह की सेना के सामने टिक नहीं सके और युद्ध हारने के बाद अल्तूनिया को साथ लेकर रजिया सुल्तान सुरक्षित स्थान की ओर निकल जाना चाहती थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास रजिया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों एक साथ पकड़ लिए गए। कहा जाता है कि बहराम शाह के इशारे पर सैनिकों ने दोनों की हत्या कर दी। यहां भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उन्हें डाकुओं ने मारा। वहीं कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि स्थानीय किसानों ने दोनों की, यानी रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान की मौत को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। रजिया सुल्तान के कब्र को लेकर के भी मतैक्यता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रजिया सुल्तान का एक कब्र है, वहीं कैथल में भी रजिया सुल्तान का एक मकबरा है। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान के टोंक में भी रजिया सुल्तान के कब्र होने का दावा किया जाता है। सच क्या है और झूठ क्या, आप खुद तय करिए। बहरहाल हम इतना बता सकते हैं कि महज 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली रजिया सुल्तान इतिहास में अपना नाम अमर कर गई। उसने सिद्ध कर दिया कि औरत में भी वह सब कुछ है जो एक महान शासक में होना चाहिए। रजिया सुल्तान के समय के एक इतिहासकार मिनहाज सिराज लिखते हैं कि रजिया में एक राजा के सभी गुण मौजूद थे। आज 800 साल बाद हम कह सकते हैं कि रजिया में वह सब कुछ था जो एक महान शासक में होना चाहिए। रजिया सुल्तान की कहानी हमें बताती है कि प्रेम, धोखा और राजनीति का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि हौसला और हिम्मत के आगे समय और समाज की कोई भी बाधा पार किया जा सकता है। रजिया सुल्तान आज भी हर उस औरत के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर।